नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दल तरकश में तीर साधते नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक कई बड़े फैसले लगातार प्रदेश की सियासत में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हालिया फैसलों की बात की जाए तो तीन बड़े फैसले जिनका शोर सबसे ज्यादा है। पहला, इनेलो बीएसपी में गठबंधन का ऐलान हुआ। दूसरा, कांग्रेस के सोनीपत मेयर निखिल मदान ने कांग्रेस को छोड़ दिया। जबकि तीसरा और अहम फैसला यह कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा को लेकर आगे की रणनीति का बड़ा ऐलान भी कर सकती है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि आज सियासी फैसलों का दिन रहा। अब इन फैसलों का प्रदेश की सियासत पर क्या असर पड़ेगा और आगामी विधानसभा चुनाव में क्या समीकरण देखने को मिलेंगे, यह सवाल है। तो सियासी फैसलों का दिन आज रहा है। तीन बड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन सवाल यह सियासत में, हरियाणा की सियासत में इन फैसलों का कितना असर पड़ेगा, या यूं कहें दूरगामी असर देखने को मिलेगा। क्योंकि अब से कुछ ही समय बचे हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव होगा। रणनीति हर सियासी दल बना रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हरियाणा में सियासी फैसलों की पहली खबर इनेलो और बीएसपी के गठबंधन की आई। इनेलो बीएसपी के गठबंधन का ऐलान किया गया। इसके तहत इनेलो 53 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बीएसपी 37 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएगी। साथ ही ये भी घोषणा की गई कि गठबंधन की ओर से सीएम का चेहरा अभय चौटाला होंगे। कोई सीटों की गिनती के लिए नहीं किया, हमने लोगों की सुविधाएं कैसे दी जा सके, कैसे भाजपा और कांग्रेस, भाजपा को सत्ता से बाहर किया जाए, कांग्रेस को सत्ता से दूर रखा जाए, इसके लिए लोगों की भावनाओं के मुताबिक आपस में एक गठबंधन करने का काम किया। बिल्कुल, अभी भी अलायंस है। जैसे कि आपने जाना कि अभी भी जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें भी हमने मिलकर चुनाव लड़ा है। देखिए, जैसा कि चौटाला जी ने आपको सारे लिस्ट दी कि किन किन एम्पावरमेंट पे, एम्प्लॉयमेंट पे, डेवलपमेंट पे, सब पे काम किया जाएगा। वहीं कांग्रेस हरियाणा की बीजेपी सरकार के खिलाफ चार्जशीट लेकर आई है। चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी बीरेंद्र सिंह सहित तमाम नेताओं की मौजूदगी में सरकार की कार्यशैली के खिलाफ हरियाणा मांगे हिसाब अभियान शुरू करने का ऐलान किया गया। उदयभान ने बेरोजगारी, महंगाई, अपराध सहित कई मुद्दों पर सरकार को विफल बताते हुए कई सवाल खड़े किए। चंडीगढ़ में कांग्रेस जहां बीजेपी की नीतियों को लेकर, उसको घेरने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ सोनीपत से कांग्रेस के मेयर निखिल मदान कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर दिल्ली के हरियाणा भवन में बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम रहे थे। आज जो मैं भाजपा परिवार का एक हिस्सा बना हूं, मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूं। आज ये दिन मैं समझता हूं मेरे लिए बहुत ही गर्व का और बड़ा शुभ दिन है। सोनीपत के हमारे मेयर कांग्रेस के नेता रहे, आज पूरे साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। भारतीय जनता पार्टी आगमन पर मैं निखिल मदान जी और उनके पूरे साथियों का, इनके साथ कई पार्षद आए हैं, इनके साथ क्षेत्र के गणमान्य लोग हैं, बहुत ही मजबूत लोग आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं सभी का भारतीय जनता पार्टी में आने पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। हरियाणा की राजनीति में इन सियासी फैसलों की वजह से आने वाले समय में कई परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जिसका असर विधानसभा चुनाव पर पड़ना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल टीवी। हरियाणा की सियासत क्या कहती है, ये सवाल बड़ा है। क्योंकि हर रोज
ऐसा कोई सा दिन नहीं है जब सियासी जो दावे हैं और सियासी जो बड़े कदम है वो देखने को प्रदेश की सियासत में ना मिले हों। देवेंद्र, आज भी 3 बड़े फैसले लिए गए हैं जिनका हमने भी जिक्र किया। अब सवाल ये कि इन फैसलों के बाद अब तक के समीकरणों पर नजर डालें तो अब आगे क्या? सौरभ, पहले तो मैं ये कहूंगा राजनीति भी क्या क्या रंग दिखाती है। निखिल मदान जब सोनीपत के मेयर बने, दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा की बहुत करीबी है, क्योंकि पंजाबी समाज से आते हैं। सोनीपत में पंजाबी शहर में उनकी अच्छी खासी आबादी है और जाट कम्युनिटी भी उतनी ही इफेक्टिव है। लेकिन एक पंजाबी चेहरे को आगे किया गया था भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। अब उसमें क्या है, जो सुरेंद्र पवार हैं, कांग्रेस के विधायक है सोनीपत से, दरअसल निखिल मदान मेयर की और सुरेंद्र पवार की आपस में नहीं बनती थी। अब चूंकि विधानसभा चुनाव है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, एक मौका है फैसला लेने का, एक विचार करने का और कुछ अपने समर्थकों के साथ मीटिंग करने का। निखिल मदान को लग रहा था कि शायद टिकट जो है उनके हाथ नहीं आती। सुरेंद्र पवार के रहते हुए टिकट इनको मिलना मुश्किल था, चूंकि चुनाव बिल्कुल सिर पर है। तो मनोहर लाल जी चूंकि पंजाबी नेता हैं, बड़ा चेहरा है, शायद इनके आपस में कोई बातचीत हुई होगी तो उन्होंने एक ऑफर दिया था। निखिल मदान को लगा कि अगर बीजेपी मेरे को टिकट दे सकती है, चूंकि पंजाबियों को मुख्य धारा में बीजेपी रखना चाहती है सोनीपत में, क्योंकि आबादी समीकरणों को देखते हुए, तो ये बात बन गई। चूंकि सुरेंद्र पवार के रहते टिकट मिलना मुश्किल लग रहा था और वैसे भी दोनों कांग्रेस के थे, दोनों में मतलब एक मानवीय या उस तरीके से संबंध नहीं थे, प्रगाढ़ संबंध एक पार्टी के होते हुए, तो लिहाजा दूरियां थी और एक मौका हाथ आया तो निखिल मदान ने ये मौका चूकने से परहेज नहीं किया और आज बीजेपी में शामिल हो गया। आप देखिए, एक मेयर स्तर के पदाधिकारी को, एक मेयर को शामिल कराने के लिए खुद प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। तो इससे अंदाजा लगाया जाता है कि दूसरों को अपने पाले में लाने के लिए कितनी बड़ी कोशिश करनी पड़े, उससे भी पीछे नहीं हट रहे। तो आज ये एक पंजाबी चेहरे को मनोहर लाल या बीजेपी नेता अपने साथ ले गए और मेरे को लगता है सोनीपत से शायद उनको कोई आश्वासन जरूर दिया गया होगा। ये भी कहा गया कि आपको मुख्य धारा में रखेंगे। तो अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, अपने रुतबे को बनाए रखने के लिए भूपेंद्र और दीपेंद्र, जिन्होंने निखिल मदान को आगे बढ़ाया था, उन पर भरोसा किया था, आज उन्हीं का साथ छोड़कर बीजेपी के पाले में चले गए। महेश, ये जो फैसले हैं, 3 बड़े फैसले जिन्हें सियासी फैसले भी कहा जा रहा है और बड़े फैसले हैं, इनेलो और बीएसपी का गठबंधन हुआ, उसका ऐलान हुआ, मुख्यमंत्री के दावेदार उस गठबंधन के अभय चौटाला को घोषित कर दिया गया। अब सवाल यह कि निखिल मदान जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, अगर इन फैसलों पर अगर हम बात करें तो कितना परिवर्तन आने वाली सियासी फिजा में देखने को मिलेगा, और अगर नफा नुकसान की बात करें तो कितना फायदा इसमें बीजेपी को होगा इन फैसलों के बाद? देखिए, सबसे पहले तो ये टेक्निकल फैक्टर समझ लीजिए कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई बड़ा चेहरा, और बड़ा चेहरा भी ऐसा कि जो गारंटी के साथ पार्टी के साथ खड़ा है, पार्टी में उसके वजूद को समझा भी जा रहा है, तो फिर उसके बाद सेकंड लेयर पे जो भी लीडर है, अगर उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं तो वो पूरा होना बेहद मुश्किल होता है। इसी वजह से अगर बड़े चेहरे से बाहर निकलना है तो फिर आपको सामने वाले खेमे में जाकर खड़ा होना पड़ता है, और यही स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। सामने जो उन्हें बेहतर परिस्थितियां नजर आई वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ थी, और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ खड़ा होना लाजमी समझा। और किसी भी राजनीतिक दल के साथ ये बात हो सकती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, अगर वहां पर कोई बड़ा चेहरा सामने है तो फिर जो सेकंड लेयर के लीडर्स होंगे, जिन्हें संभावनाएं अपने अंदर नजर आ रही होंगी, वो सामने वाले राजनीतिक दल में यानी कांग्रेस में जाएंगे, और कांग्रेस में कोई ऐसी परिस्थिति अगर पैदा होगी तो फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ स्विच ओवर होने की जो कोशिश है वो अमूमन की जाती है। अब जिक्र यहाँ पर किया जा रहा था गठबंधन का, गठबंधन को लेकर जरूर यहां पर अगर किसी को परेशानी आने वाली है तो कांग्रेस पार्टी को आने वाली है, क्योंकि एंटी बीजेपी वोट्स का बंटवारा होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो एंटी बीजेपी वोट सेगमेंट था वो लोकसभा चुनाव में बिल्कुल आर पार की स्थिति में था, और कह सकते हैं कि लोहा गर्म था, और विपक्ष में ध्रुवीकरण उसका देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी के साथ जेजेपी लगभग शून्य की स्थिति में थी, आईएनएलडी लगभग शून्य की स्थिति में थी। तो ऐसे में अब यहां पर आईएनएलडी के वोटर जो कि
कह सकते हैं कि पॉकेट्स में इक्का दुक्का जो वोटर बेहद कम संख्या वोटर्स की थी, और ये बेहद कम संख्या जो वोटर्स की है वो बसपा के साथ भी बनी हुई थी। कम और कम जोड़कर यहाँ एक सामान्य संख्या कायम करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन पहली प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की रहेगी, कांग्रेस पार्टी की रहेगी। और इन पार्टियों में अगर किसी भी तरीके से टिकट से वो दूर होते हैं तो फिर जो जननायक जनता पार्टी के साथ पिछली बार देखने को मिला था कि तीसरे विकल्प के रूप में लोग जननायक जनता पार्टी की तरफ गए थे, तो इस बार हो सकता है कि तीसरे विकल्प के रूप में जिन्हें बीजेपी और बीजेपी और कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा, वो इस गठबंधन के साथ जाने की अपनी एक छोटी सी कोशिश जरूर कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा संभावना इस गठबंधन के पास ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि तिकोना मुकाबला कहीं पर और भी बनता हुआ नजर नहीं आएगा। सिर्फ वोट कटवा की जो स्थिति है वो पहले भी आईएनएलडी, जेजेपी और बसपा के साथ बनी हुई थी, और अब भी वोट कटवा से ज्यादा कोई बहुत बड़ी शक्ति के रूप में ये उभर पाए ऐसा लगता नहीं है। अभी भी यही लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के आमने सामने की जो टक्कर है वो यहां पर देखने को मिलेगी। अगर गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में अगर कोई ठीक ठाक से भी वोट भी अगर ले जाता है तो फिर वो जो परेशानी आने वाली है वो कांग्रेस पार्टी को आने वाली है, और काफी सारी सीटें जो कि कांटे की टक्कर के रूप में जानी जा रही है, पहचानी जा रही है, उन सीटों पर यहाँ कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, और उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। वीरेंद्र जी, जो 3 सवाल हैं उसमें सबसे बेहद अहम सवाल यह है कि कांग्रेस बड़ा ऐलान करने वाली है। कांग्रेस की आगामी रणनीति की अगर हम बात करें तो क्या कुछ हो सकती है, क्या कुछ बड़े की उम्मीद हम कांग्रेस से कर सकते हैं? क्योंकि निखिल मदान के कांग्रेस के दामन छोड़ने के बाद अब कांग्रेस को झटका तो लगा है, कितना बड़ा झटका इसे माना जाए? आगामी रणनीति क्या कुछ रह सकती है कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस के नेताओं ने पदयात्रा निकालनी थी। अब क्या ये पद यात्राओं की जो प्रदेश प्रभारी हैं दीपक बावरिया, क्या उन्होंने अनुमति दी है? क्योंकि कुमारी शैलजा ने भी पदयात्रा निकालने की घोषणा कर रखी है, और दीपेंद्र हुड्डा ने भी। क्या इस तरह की अगर समानांतर पदयात्राएं निकलेंगी तो क्या इससे कांग्रेस का माहौल खराब नहीं होगा? ये तो दीपक बावरिया को तय करना है कि वो किस तरह का दिशा निर्देश देते हैं और ये नेता उस निर्देशों का कितना पालन करते हैं। ये ठीक है कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ चार्जशीट जो है कांग्रेस ने पेश किया है, और कांग्रेस का ये आरोप पत्र है, ये जनता के बीच जाकर, वहां कार्यकर्ता जाकर जनता को किस हद तक अपना संदेश देते हैं, किस हद तक प्रभावित करते हैं, और अपने संपर्क और संवाद से जनता के बीच क्या प्रभाव छोड़ते हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि निखिल मदान के जाने से कांग्रेस को जो है देश वाले बेल्ट में आघात तो है, लेकिन उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी प्रश्न है। जब मेयर का चुनाव हुआ था, ललित बत्रा के मुकाबले जो ललित बत्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, तो उसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे। उन्होंने चुनाव प्रचार करते हुए निखिल मदान को आपराधिक छवि का व्यक्ति बताया था। तो अब क्या, जब जो भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनने के बाद क्या आपराधिक छवि का वो जो पटका पहना था वो समाप्त हो गया? और यह बात बड़ी स्पष्ट है कि निखिल मदान के खिलाफ कई तरह के आरोप लगाए गए। और अब जो निखिल मदान है वो देखिए मेयर बने थे कांग्रेस से, कांग्रेस ने उनको मेयर बनाया था। क्या वो नैतिकता के आधार पर मेयर पद से इस्तीफा देंगे? क्योंकि वो तो कांग्रेस के मेयर थे, अभी 1.5 वर्ष का कार्यकाल है उनका, मतलब जनवरी 26 में उनका कार्यकाल समाप्त होना है। क्या वो मेयर पद से इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ेंगे? नैतिकता का तकाजा तो यही है। लेकिन वैसे जब जो है भारतीय जनता पार्टी में अब इस समय नैतिकता नाम की तो कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि जिसे किरण चौधरी हैं वो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आई, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, आज भी विधानसभा के सदस्य हैं। आज कांग्रेस ने विधिवत जो है वो एक याचिका स्पीकर के पास दाखिल की है कि उनकी सदस्यता समाप्त की जाए। और इस तरह चौधरी रंजीत सिंह, वो विधायक भी नहीं है, फिर भी जो है मंत्री बने हुए हैं। तो इस तरह की जो नैतिकता की बातें वो भारतीय जनता पार्टी में तिलांजलि दे रही है। और कांग्रेस के लिए देखिए, कांग्रेस के लिए और भी कई नेता जा सकते हैं, कांग्रेस को कई नेता और छोड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आकर्षण है, भारतीय जनता पार्टी में प्रलोभन है, तो इसकी निजी महत्वाकांक्षा को पूरा करना है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी एक अवसर है, और भारतीय जनता पार्टी उनको मजबूती प्रदान करेगी। भारतीय जनता पार्टी को लगता है जैसे सोनीपत की स्थिति है कि ललित बत्रा ने भी विधानसभा चुनाव लड़ा, मेयर का चुनाव लड़ा, नहीं जीते। कविता जैन हालांकि 2 बार विधायक रही है, पिछला चुनाव वो हार गई थी। तो लेकिन अब एक नए चेहरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी निखिल मदान पर भी दाव लगा सकती है। उनके पास धन बल की कमी नहीं है, और जिस तरह से अब वहां बड़ोली, मोहनलाल बड़ोली जो है सोनीपत जिले से ही है, तो इसलिए वो अपने आप को मजबूत करने के लिए किस तरह और नेताओं को भी शामिल कर सकते हैं, उन्होंने इस आशय का संकेत भी दिया है। और कांग्रेस को अपने आप को एकजुट रखना, यह भी चुनौती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर संभव प्रयास करेगी कि कांग्रेस के गढ़ में जो सेंध लगाई जाए, लेकिन कांग्रेस को अपनी मजबूती रखनी है। और देखिए, कांग्रेस का जो अत्यधिक आत्मविश्वास है उसके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। कांग्रेस को अपने गढ़ को सुरक्षित रखने के लिए अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को उनके बीच में जाकर मजबूती प्रदान करनी है। कांग्रेस के लिए भी अभी संकट है, ऐसी बात नहीं कि कांग्रेस सत्ता में आने वाली है, कांग्रेस के नेताओं को लग रहा है, लेकिन अभी कांग्रेस को बहुत ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। जी वीरेंद्र जी, बेहद अहम सवाल वो ये कि
बीते अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस बार के समीकरण जाहिर सी बातें कुछ बदले से नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद भी मुद्दों की अगर हम बात करें तो वो कौन से मुद्दे हैं जो इस बार सबसे ज्यादा विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं? देखिए, अब मुद्दे तो बहुत है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है। भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों से ध्यान हटाने का हरसंभव प्रयास करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है अगर विपक्ष ने उन मुद्दों पर घेर लिया, सत्ता विरोधी लहर जो है वो ज्यादा उग्र हो गई तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जो है अलग अलग मुद्दों पर जो है अब हर मंत्री की ड्यूटी लगाई जा रही है। हर मंत्री कोई ना कोई अग्निवीर के मुद्दे पर भी सब नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है सैनिकों के परिवारों से कराई जाती, जो सैनिक मोर्चे के कार्यकर्ता है उनसे कराई जाती तो ज्यादा अच्छा था। अब ऐसे पदाधिकारियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई जिनका सैनिक परिवारों से कोई लेना देना नहीं है, वो अग्निवीर के बारे में क्या बताएंगे? तो भारतीय जनता पार्टी को भी अभी सत्ता विरोधी लहर से जूझना है। देखिए, शहरों में भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ रहा है वहां माहौल खराब है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वातावरण है, क्योंकि जो लोगों को अपेक्षाएं थी, जो सरकार से वायदे पूरे करने की अपेक्षा थी, वो पूरे नहीं हुए। लोगों को लगता है कि इस पर बदलाव होना चाहिए और इस बदलाव भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी खतरा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता आसानी से समर्पण करने वाले नहीं है। अब जो 16 जुलाई को जो है अमित शाह की रैली जो है महेंद्रगढ़ में हो रही है, दक्षिणी हरियाणा में हो रही है, और सब भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो प्रवास पर लगे हुए हैं। और जिस तरह से आज देखिए एकमात्र मेयर की को ज्वाइनिंग कराने के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि कि जैसे मान लिए भारतीय जनता पार्टी ने हासिल कर ली हो, इस तरह का समारोह आयोजित करना, तो यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी हर अवसर की तलाश कर रही है। और कांग्रेस के लिए देखिए, कांग्रेस जो है अभी अपनी गुटबाजी में तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ऊपर राहुल गांधी के आदेश के बाद भी कांग्रेस में गुटबाजी समाप्त नहीं हुई है, वो गुटबाजी स्पष्ट झलक रही है। अगर जो है कुमारी शैलजा अगर एकजुट नहीं होते, भूपेंद्र हुड्डा, तो कांग्रेस के लिए भी राह आसान नहीं होने वाली। देखिए, जो आज ये गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन जनता कितना स्वीकार करेगी ये तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी जल्दबाजी है। लेकिन 53 का और 37 का फार्मूला, मतलब अगर है ये विषम सीटों का जो बंटवारा हुआ है, ये 50-40 का भी हो सकता था, 60-30 का भी हो सकता है, यानी सम सीटों का। तो लेकिन विषम सीटों के पीछे क्या ज्योतिषीय गणित है ये तो नहीं कहा जा सकता, ये तो इनेलो के और बसपा के नेताओं को ही जानकारी में है। लेकिन अगर जब आप मुख्यमंत्री की घोषणा कर रहे हैं कि अगर अभय चौटाला के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो उप मुख्यमंत्री कौन होगा? उप मुख्यमंत्री बसपा का भी हो सकता है, तो ये घोषणा क्यों की नहीं की गई? हालांकि ये देखिए, ये बात तो कल्पना है, ये मतलब सत्ता आने नहीं वाली है। इनेलो बसपा गठबंधन का मुख्यमंत्री बनने वाला नहीं है, लेकिन घोषणा करने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन बसपा के लिए कोई ऐसा प्रदेश स्तर का नेता ही नहीं है। और ये बात है कि पिछले 2 चुनाव छोड़ दें तो बसपा की एक आधी सीट तो आती रही है, लेकिन जो भी विधायक बनता था बसपा का वो कांग्रेस को ही समर्थन देता था। तो इसलिए अब जो है इंडियन नेशनल लोकदल का और बसपा का गठबंधन कितना चलेगा, कहां तक चलेगा, मतलब जब विधानसभा चुनाव के बाद भी क्या ये जारी रहेगा? क्या अगर बसपा की 1-2 सीटें आ सकती हैं तो उनका क्या इनेलो के साथ ही जुड़े रहेंगे या अपना स्वतंत्र राह पकड़ेंगे? ये कहना भी जल्दबाजी है। बिल्कुल, हालांकि ऐसा देखने को भी नहीं मिला है, क्योंकि 1998 की अगर हम बात करें उसके बाद से गठबंधन बना, फिर सियासी टूट हो गई। कई बार हमने देखा कि गठबंधन बीएसपी ने किया, उसके बाद टूट होती गई है। देवेंद्र, सवाल यह है कि जातीय समीकरणों की अगर हम बात करें तो बीजेपी का फोकस गैर जाट समुदाय को अपनी तरफ प्रभावित करने में है, लुभाने में है, और अगर जाट समीकरण की बात करें तो वो कांग्रेस या फिर अन्य दलों के लिए कितना मुफीद साबित होगा? देखिए सौरभ, जिस तरीके से 2 दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है मोहनलाल बड़ोली को, बीजेपी के हर कदम पे और इनके जो कार्यकर्ता हैं, हमारी भी उनसे मुलाकात होती है, बातचीत होती है, सभी लोग मिलने जुलने वाले हैं। वो खुद मानते हैं कि आगे चलकर धीरे धीरे ये जाट नॉन जाट पे चुनाव टिक जाएगा। और बीजेपी की कोशिश भी पूरी यही है और उनके कार्यकर्ता वॉलंटियर्स मैसेज भी एक दे रहे हैं कि जाट नॉन जाट पे ये चुनाव जाके टिकेगा आखिर में। और शायद बीजेपी को इसमें फायदा नजर आ रहा है। आपको एक उदाहरण देता हूं, लोकसभा चुनाव से पहले सुभाष बराला जो राज्यसभा में अभी भी गए थे, लोकसभा चुनाव से पहले पानीपत आए थे। धन्ना जाट भगत धन्ना का एक आता है किस्सा कि वो आध्यात्मिक बड़े धर्म गुरु थे और महापुरुष थे, तो किसी को नहीं पता। हम बचपन में सुनते थे धन्ना जाट एक भक्त था, भगवान की भक्ति करता था। तो धन्ना जाट की जयंती मनाई लोकसभा से पहले बीजेपी ने। आज क्या हुआ? आज पानीपत में रणबीर गंगवा आए थे, डिप्टी स्पीकर है। आज वो ये कह रहे कि 20 जुलाई को हिसार में दक्ष जयंती मनाएगी सरकार अपने खर्च पर, जैसे कबीर जयंती, वाल्मीकि जयंती, सिख गुरुओं के जयंतियां मनाई जा रही है। आज एक नई जयंती बीजेपी के रणबीर गंगवा डिप्टी स्पीकर आए, उन्होंने कहा जी 20 जुलाई को हिसार में दक्ष जयंती पहली दफा मनाई जाएगी और सरकारी खर्च पर जैसे और महापुरुषों की मनाई जा रही है। ऐसे धन्ना जाट का लोकसभा से पहले बीजेपी कोई अवसर नहीं चूक रही, पूरी फौज को उतार दिया गया है। कल पानीपत में
पूर्व मंत्री करणदेव काम्बोज आए थे, वो ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है, वो ओबीसी को इकट्ठा करने आए थे। आज रणवीर गंगवा हर कोशिश, जितनी फौज है पूरी संगठन के तमाम लोगों को, चाहे कोई विधायक है, पूर्व विधायक है, पूर्व सांसद है, पूरी फौज को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है। और अब बीजेपी हर संभव कोशिश करिए कि हैट्रिक लगाई जाए, तीसरी बार सरकार बने। लेकिन ये घबराहट भी दिखाती है, बीजेपी के अंदर बहुत घबराहट है कि शायद उनको ये स्थिति बेकाबू होती या हाथ से निकलती लग रही है। तो इसी वजह से जो भी डैमेज कंट्रोल के जो उपाय हो सकते हैं, जो नए स्टेप्स हो सकते हैं, नई नई रिसर्च हो रही है, कहां किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया जा सकता है, इंप्रेस किया जा सकता है, उनको मोबिलाइज अपने पक्ष में किया जा सकता है, तमाम तरह की पूरी फौज और पूरी रणनीति और पूरे रिसर्च वर्क पे बीजेपी आज रात दिन लगी हुई है। और बदलाव की जहां तक बात है, देखिए कांग्रेस पूरी मजबूती से लगी हुई है। और कांग्रेस भी, जैसे शैलजा शहरी क्षेत्रों में तो दीपेंद्र हुड्डा ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पद यात्राएं शुरू कर रही है अगले कुछ दिनों में। तो इस तरह से कांग्रेस भी लग रही है। और दूसरा, और नए नए जैसे चार्जशीट लाई जा रही है। 2005 में चौटाला सरकार थी, उसके खिलाफ कांग्रेस चार्जशीट लाई थी, आरोप लगाए थे कि सरकार घपलेबाज है, ये है। कांग्रेस जब गई, कांग्रेस की सरकार 2014 में गई, उससे पहले बीजेपी चार्जशीट लेकर आई थी। अब वो कांग्रेस फिर बीजेपी के खिलाफ चार्जशीट ला लिया। मतलब हरियाणा की सियासत में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया कि जो विपक्ष होते हैं वो चार्जशीट लेकर सामने आते हैं पब्लिक के, देखो सरकार की ये कारगुजारी है। तो उसी तरह का प्रभाव डालने की कांग्रेस भी कोशिश करिए कि ये चार्जशीट है बीजेपी के खिलाफ, इन्होंने क्या क्या किया। बिल्कुल। महेश, समीकरणों की बात भी मैं आपसे करूंगा, जानना चाहूंगा कि आखिर समीकरण को किस तरह से देख रहे हैं हरियाणा में, जो सियासी समीकरण है, जातीय समीकरण किस तरीके से बढ़ सकते हैं। साथ ही सवाल यह भी है कि हुड्डा ने लोकसभा चुनाव से पहले कहा था कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी हाफ हो जाएगी और विधानसभा चुनाव में पूरी तरह साफ हो जाएगी। उनके इस दावे में कितना दम नजर आता है? देखिए, पूरी तरह साफ करने की जहां तक बात है तो पहले तो कांग्रेस पार्टी को अपनी एकजुटता करने की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद ही यहां भारतीय जनता पार्टी को साफ करने का जिक्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर सकते हैं। सबसे बड़ी चुनौती यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए जो है, एक एक विधानसभा क्षेत्र में 3 से लेकर 7 और 10 तक उम्मीदवार, जो संभावित उम्मीदवार हैं, वो सामने खड़े हैं और सबको बराबर की अहमियत यहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा देते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसे में किसी एक को टिकट मिलेगा, बाकी जो संभावित उम्मीदवार हैं उनके विरोध को संभालना यहाँ पर बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए हो सकती है। और जिस तरह के संकेत मुझे नजर आ रहे हैं, जिस तरीके की स्पीड मुझे इन तमाम संभावित उम्मीदवारों की देखने को मिल रही है, उसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि काफी बड़ी तादाद में इस बार जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो भी सामने आने वाले हैं। और सबसे ज्यादा जो निर्दलीय उम्मीदवार सामने आएंगे वो कांग्रेस पार्टी के संभावित उम्मीदवार होंगे। यानी कांग्रेस पार्टी विखंडित होती हुई नजर आएगी। आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में बड़ी तादाद में उम्मीदवार सामने उतरेंगे और जो वोट वो काटने का काम करेंगे। यकीनन वो फिर कांग्रेस विचारधारा के वोट होंगे। कांग्रेस पार्टी से जुड़ा जो वोटर है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। निर्दलीय बड़ी तादाद में जो संभावित उम्मीदवार है वो कांग्रेस पार्टी के उतर सकते हैं। ये संभावनाएं फिलहाल ग्राउंड जीरो पर बनती हुई नजर आ रही है। और यकीनन ये बात कही जा सकती है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी एकजुटता जब तक नहीं होगी तब तक जो है विपरीत परिस्थितियों का सामना यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को करना ही है। बड़ी तादाद में अगर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतर जाते हैं तो ये सबसे बड़ी चिंता यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए हो सकती है। उसके बाद जिस तरीके से मैं जिक्र कर रहा था, यहाँ पर आईएनएलडी और बीएसपी का जो गठबंधन है वो एंटी बीजेपी वोटों में सेंध लगाने का काम करेगा। जो कांटे की टक्कर यानी 2-3-4 हजार वोटों पे जो हार और जीत होनी थी वो यहाँ पर हार में तब्दील कर देगी कांग्रेस पार्टी की संभावित जीत वाली सीटों को। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चिंता इस गठबंधन को लेकर भी है, जो कि बीजेपी के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। और उससे बड़ी चिंता जो है इन तमाम संभावित उम्मीदवारों की बड़ी संख्या को लेकर है, जो कि निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। जी, शॉर्ट कमेंट लेना चाहूंगा वीरेंद्र जी आपसे। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता है उस तरह कांग्रेस की सक्रियता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को जो है चुनावी मोड पर ला दिया है। आज करनाल में 7 जिलों का प्रवासी कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, लेकिन कांग्रेस की उतनी गतिविधियां नहीं है जो चुनाव संचालन से संबंधित है। वो चाहे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा गतिविधियां दिखाई दे रही है, दूसरे दल अभी बहुत पीछे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विधानसभा चुनाव से पहले हालांकि कई अहम फैसले तो प्रदेश की सियासत में, हरियाणा की सियासत में देखने को मिल रहे हैं। इनका दूरगामी असर क्या होगा ये धीरे धीरे साफ हो पाएगा। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।